इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब खत्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही है, आप वो लगाएं। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का वक्त हो गया है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ गए। कोरोना के नए अवतार से हर कोई परेशान है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को इसके लिए यह कहा जा रहा है कि इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। कोरोना का यह नया वायरस एक नहीं, दो नहीं, तीन RT-PCR टेस्ट की आंखों में धूल झोंकने में भी माहिर है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीज वायरस से संक्रमित तो होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ जाती है। और जब तक ये पता चलता है कि जांच के नतीजे सही हैं ही नहीं, तब तक मरीज अस्पताल पहुंच चुका होता है। लेकिन ऐसे में कोरोना से भी बड़ा है भ्रम का संक्रमण। भ्रम का संक्रमण बढ़ा। कोरोना पर आपकी हर गलत फहमी को दूर करने वाला ये शो हम लेकर आए हैं, ताकि आपके मन में जितनी शंकाएं हैं, जितने भ्रम हैं, जितने सवाल हैं, उन सभी का जवाब आपको मिल सके। आप भयभीत ना हो, जागरूक हो, सही जानकारी आपके पास हो। और ये सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आज पैनल में कई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो आप तक बिल्कुल ठीक जानकारी कोरोना को लेकर बताएंगे। महेश कुमार व्यास हमारे साथ हैं, आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। सीनियर फिजिशियन उमेश वर्मा हमारे साथ हैं। कोवैक्सीन रिसर्चर संजय राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट निधि साहनी हमारे साथ हैं और योग गुरु सुनील सिंह हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो डॉक्टर उमेश वर्मा से है। और करोड़ों लोगों को डॉक्टर उमेश वर्मा वैक्सीन लग चुकी है और एक बहुत कॉमन सवाल जो आ रहा है कि पहली वैक्सीन की डोज लग गई, अब कोरोना से संक्रमित हो गए, अब दूसरी वाली डोज असर नहीं करेगी, तो दूसरी वाली डोज लगाएं या नहीं लगाएं? जिसको भी अक्यूट कोई भी वायरल फीवर या इन्फेक्शन चल रहा होता है, उस अक्यूट फेज के ड्यूरेशन में आपको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लेनी होती है। जब आपका इन्फेक्शन सेटल डाउन कर जाएगा, उसके कुछ समय के बाद में ही आपको वैक्सीनेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या न्यूमोकोकल वैक्सीन हो या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन अक्यूट इन्फेक्टिव स्टेट में नहीं लग सकती। यानी कि कितने दिन का इंतजार करना होगा? सर, नॉर्मली जिन लोगों को कोरोना होता है उनको 17 दिन तक तो पेशेंट को आइसोलेशन में ही रहना होता है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो 4 हफ्ते के बाद में जब रिकवर कर जाएं, उनको अपने आप ही उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और 3 महीने के अंतराल पर वो अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर संजय राय, एक ये सवाल बड़ा आ रहा है कि कोई कोरोना से संक्रमित है, अगर हम उसके रूम में जाते हैं, क्या उसके रूम में जाने से भी कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है? पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेटली संक्रमित हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही हम कह रहे हैं जो 3 मुख्य कारण है ट्रांसमिशन होने के, ड्रॉपलेट, फोमाइट और एरोसॉल। अभी लेंसेट का जिक्र काफी हो रहा था कि एरोसॉल उन्होंने कहा कि मेन रूट है। अभी उसको नहीं माना जा सकता कि एक पब्लिकेशन पे, एक रिसर्च पे कि एरोसॉल मुख्य रूट है, क्योंकि वह अगर हम मान लेंगे तो हमारी सारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो है, जो जितने हम मास्क पहनना, 2 गज की दूरी करना, रखना, और ये सब फिर बेमाने हो जाएगा। कंटेक्ट ट्रेसिंग, सारा ही जो है स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी अगर वह है एरोसॉल। बट एरोसॉल जो है, मतलब जो छोटे कण होते हैं उनको एरोसॉल कहते हैं, जो हवा में तैरते रहते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। लेकिन वह मुख्य कारण अभी तक नहीं ज्ञात हुआ था कि वह मुख्य कारण है। इन 3 में से एक था और जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम माना जा रहा था मेन हॉस्पिटल सेटिंग में, जहां हम लोग कुछ प्रोसीजर करते हैं पेशेंट को इंटुबेट करने के लिए, वहां पे ये जो है ये था कि एरोसॉल जनरेट होता है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कोई कोविड पेशेंट केस में जाता है और वह वहां पे उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, दोनों नहीं, तो इन्फेक्शन होने का चांस है। लेकिन अगर दोनों ने पहना हुआ है
तो कम है। सिर्फ जो है हम एरोसॉल से नहीं मानते हैं, ये जो है मेन ड्रॉपलेट से है। अगर जिसको बीमारी है उसने मास्क पहना है तो ड्रॉपलेट प्रिवेंशन बनने को रोकेगा, ड्रॉपलेट नहीं बनेगा। दूसरा, अगर ड्रॉपलेट नहीं बनेगा तो दूसरा इनहेल नहीं करेगा। लेकिन अगर ड्रॉपलेट बना भी, इवन एरोसॉल भी अगर बना है और आपने अच्छे मास्क पहने हुए हैं तो आपको प्रिवेंट करेगा। तो जाने से उतना खतरा नहीं है अगर आपने सारे सेफ्टी मेजर्स किए हुए हैं। और इट्स ऑलवेज बेटर कि जाने पे भी 2 मीटर की डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। अभी तक जो एविडेंसेज है उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं। जो आपका पहला सवाल था उस पर मैं थोड़ा सा ये कर दूं। देखिए, 1 साल पुराना वायरस है, अब काफी एविडेंस हमारे पास जनरेट हो चुका है और अच्छा खासा जो है पब्लिकेशन भी काफी हाई इंपैक्ट जर्नल में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जिसका सबसे अच्छा 70 के से ऊपर इंपैक्ट फैक्टर है, उसमें पब्लिकेशन हो चुके हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन ऑलवेज प्रोवाइड बेटर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ज्यादा बढ़िया है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है वो दे रहा है। तो इसलिए कोविड अगर हो जाता है तो पहली बात ही कब लें, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 हफ्ते बाद से लेकर 3 महीने बाद कभी भी ले सकते हैं, उस एक्टिव स्टेज में नहीं लेना चाहिए। बट सवाल यह है कि क्या उनको जरूरत है, तो जहां तक जो एविडेंसेज हैं जरूरत नहीं है। कई बार हम कहते हैं, यहां बैठ के डिस्कस करते हैं कई लोग कि नहीं, नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वो बूस्टर का काम करेगा। कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वो बूस्टर का काम करेगा। जितने एविडेंसेज अभी तक है वह यह है कि नेचुरल इन्फेक्शन प्रोटेक्ट करता है लंबे ड्यूरेशन तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम नेचुरल इन्फेक्शन से सबको एक्सपोज करें। हमारे पास वैक्सीन है, जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको जल्दी से जल्दी हमें कवर करना चाहिए, ये है। ठीक है। डॉक्टर महेश व्यास का मैं रुख करना चाहूंगा। आयुर्वेद को लेकर और होम्योपैथी को लेकर भी कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें अगर होम्योपैथी से जुड़े हुए सवाल भी आप जवाब दे पाएं। एक तो सवाल यह आ रहा है कि गिलोय, नीम, आंवला, ये काफी सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है कि अगर आप इनका लगातार सेवन करते रहते हैं तो फिर आपको कोरोना होने का कोई चांस नहीं है। क्या यह सच है? डॉक्टर महेश व्यास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है, चाहे गिलोय हो, आंवला हो, इन सब का सेवन करना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि इनका सेवन करने वाले को कोरोना नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को सावधानियां जरूर काम करता है। हल्दी काम करती है, गिलोय काम करता है, नीम भी काम करता है। इवन यहां तक कि जिनको वैक्सीनेशन है, दोनों डोज जिनको हो चुका उनको भी कोरोना होने के चांस पूरे हैं। इसलिए हमको सावधानी बिल्कुल बरतना है। और इस बार सबसे ज्यादा जो देखने में मिल रहा है कि थोड़ी सी सावधानी कम है, या तो व्यक्तियों में जागरूकता कम है, जबकि इतने ज्यादा आंकड़े प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव के मिल रहे हैं। तो हमको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए, घर से कम बाहर निकलना चाहिए और बिना मास्क के तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो डबल मास्क लगाना चाहिए, तब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं निधि सहनी, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। निधि, खाने पीने को लेकर कई तरह के भ्रम फैल गए हैं पिछले 1 साल में। कुछ लोग कहते हैं अदरक और शहद का सेवन करें, कुछ लोग कहते हैं लगातार आप चाय पीते रहें, कोई गर्म पेय पदार्थ लेते रहें तो आप कोरोना से बच जाएंगे। इनमें कितनी सच्चाई? देखिए, अगर हम बात करें कोरोना से फाइट करने की, तो हमारी बॉडी में एक टेंडेंसी होती है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारे को किसी भी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है। तो फूड उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में और उसको मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर हम बात करें, जो आजकल बहुत है कि आयुर्वेदा काढ़ा लेना चाहिए जिसमें जिंजर है, सिनेमन और हल्दी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके घर में ही मौजूद हैं, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनसे हमारे को हेल्प मिलती है। बट अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते रहेंगे तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। साथ ही अगर हम बात करें हल्दी और सिनेमन की, इसके अंदर एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही जिंजर के अंदर जो हमारे थ्रोट में बहुत फायदेमंद है। साथ ही अगर हम बात करें जो इम्यूनिटी जो हम बात करें, तो अगर विटामिन सी कहते हैं कि अगर लें तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना ही आयरन रिच होती हैं, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को कंट्रोल एंड मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जो आजकल देखा जा रहा है कि कोरोना जिनको भी कैच हुआ है उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत जरूरी है
मॉनिटर करना, साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ना ही विटामिन सी रिच हैं, उसके अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो वायरस को बॉडी में बढ़ने से कंट्रोल करता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि ये फूड हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। यानी ये तो आप कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी ये बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन्हें लेने वाला कभी संक्रमित या पॉजिटिव नहीं होगा। मैं ठीक हूं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसकी बॉडी का मैकेनिज्म जो फाइट करता है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसका रिपेयर सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो इस चीज से बाहर आने में जल्दी आ जाएगा। बट जिनका इम्यून सिस्टम कम है तो वो या तो उसको बहुत ज्यादा सिम्टम्स होंगे, सहने की शक्ति कम होगी, रिपेयर मतलब रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, या वह उसको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर में बैठ के ही ठीक हो जाएं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें, ऐसा फूड लें जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। साथ ही ना ही फूड, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल से दूर रहना, तो आपको मेडिटेशन करनी होती है। साथ ही अगर कोई जना कोविड पॉजिटिव है तो कोशिश करे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करे, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पिए, क्योंकि ना ही ये बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे को प्रॉपर स्लीप में भी हेल्प करता है, और जिनको प्रॉपर स्लीप आती है उनका रिपेयर सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर हमें रिकवर करना है तो प्रॉपर स्लीप भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा आप, क्योंकि सबको एक बार मौका देना है। सुनील सिंह है मेरे साथ, योग गुरु हैं। सुनील जी, बार एक साल से एक चीज कही जा रही है कि अगर आप रोजाना योग और प्राणायाम करते हैं तो आप कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते, ये भ्रम है या सच? देखिए, ये कोई भ्रम नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझ में आएंगी। बेसिकली कोरोना संक्रमण से हमें क्या होता है, हमारे लंग्स में, हम ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम राइट से ब्रीद इन करके लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, लेफ्ट से ब्रीद इन करके राइट से एक्सहेल करते हैं, तो हम अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर पे काउंटर बैलेंस करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो जब हम राइट से निरंतर ब्रीद इन कर रहे होते हैं या एक्सहेलेशन बाय फोर्स हम प्रोलॉन्ग करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। और जो साइंस कहती है कि हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई 70% हमारे ब्रेथ के द्वारा होता है, सांस के द्वारा होता है। अभी इन्होंने बताया कि किसी भी इम्यून को स्ट्रांग बनाने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और बातें मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, विटामिन डी का बहुत रोल होता है, और अबव ऑल डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम योर सिस्टम, स्वेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, वो भी निरंतर होना चाहिए। अब जैसे योग में बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जिनको आप फास्ट ट्रैक प्राणायाम करते हैं, जिसमें एक्सहेलेशन बाय फोर्स करते हैं, वो कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। अब योग के जो प्राणायाम के ये क्या मदद करते हैं, ये हमारे बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो हमारा कफ जो हार्ड हो गया होता है, वो सांस के माध्यम से, एक्सहेलेशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एक तो ये होता है, ये निश्चित तौर पे ये तय है, यदि आप योग और अपने इम्यून के बारे में अगर आप सामंजस्य बैठाकर अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पे कभी बीमार नहीं होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि इम्यून इज नॉट ए वन डे और योग इज वन डे का अफेयर नहीं है। योग में एक बहुत अच्छी क्रिया होती है जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार यदि कोई इंडिविजुअल अपने जीवन में सूर्य उदय होने से पहले 6 बजे से लेकर 8 बजे, आजकल समर्स में मॉर्निंग में, और 4 से 6 इवनिंग में, यदि वो सूर्य नमस्कार अंडर द सनलाइट अगर वो उसका प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या क्या लाभ हो जाएंगे। एक तो उसकी बॉडी में विटामिन डी जो उसको रिक्वायर्ड है वो मिलेगी, पहली बात। डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बिकॉज वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा है। फॉरवर्ड बेंडिंग करने से क्या होगा, उसकी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होगा। जितना हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होगा उतने हम पॉजिटिव होंगे। और ये आप निश्चित तौर पे मान लीजिए, किसी भी डिजीज से अगर आपको बचना है, पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए।
और योग इसमें मदद करता है। योग में बहुत सारे ऐसे प्राणायाम होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके न्यूरॉन को सूदिंग इफेक्ट डालते हैं, वो आपके सिस्टम में फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। आपके सिस्टम में जो कॉर्टिसोल्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको हार्म करते हैं उनको धीरे धीरे वो कम कर देते हैं। और जैसा मैंने बोला कि योग का ये मानना है जब हम राइट से ब्रीद इन करते हैं वो स्वर गर्म होता है और जब हम लेफ्ट से ब्रीद इन करते हैं तो वो स्वर ठंडा होता है। और राइट से जब हम ब्रीदिंग करते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट एंड फ्लाइट में हमारी मदद करता है। और लेफ्ट से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। ऐसी गिवन सिचुएशंस में ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने में जबरदस्त मदद करता है। क्योंकि मुझे सबके पास जाना है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। जल्दी से डॉक्टर उमेश वर्मा के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे भ्रम लोगों के दिमाग में हैं। एक सवाल सीटी वैल्यू को लेकर है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में जो सीटी वैल्यू आती है उसका मतलब क्या है डॉक्टर उमेश वर्मा, और क्या सीटी वैल्यू के हिसाब से हमें यह तय करना है कि अस्पताल में एडमिट होना चाहिए या नहीं? सीटी वैल्यू के आधार पर आप नहीं निश्चित कर सकते कि आपको अस्पताल में भर्ती होना है या नहीं। सीटी वैल्यू आपको यह बताती है कितने पेशेंट को अर्ली फेज ऑफ इन्फेक्शन है या लेट फेज ऑफ इन्फेक्शन है, वायरल लोड कम है या ज्यादा। जितनी सीटी वैल्यू कम है पेशेंट को उतना वायरल लोड ज्यादा है, वो अर्ली फेज ऑफ इन्फेक्शन में है। जिसको डिलेड सीटी वैल्यू आ रही है, जिसकी सीटी वैल्यू 35 आ रही है, उसको या तो डिलेड फेज ऑफ इन्फेक्शन है या उसको डेड वायरस है, उसकी वजह से भी वो उसकी सीटी वैल्यू 35 आ रही है। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन के क्राइटेरिया की बात करनी है तो किसी भी व्यक्ति को जिसकी सैचुरेशन 94% से कम है, जिसका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा है, उसको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। एक क्राइटेरिया जो हॉस्पिटलाइजेशन करने में और हमें मदद करता है और पेशेंट की स्कोरिंग करने में मदद करता है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन इज नॉट सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू आपके कोविड आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के ऊपर साइकिल टाइम आ रहा है और हम एचआरसीटी करके आपके चेस्ट की स्कोरिंग करते हैं कि आपको कितने % निमोनिया इन्वॉल्वमेंट हो रही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको एंटीवायरल दवाइयों की आवश्यकता है या नहीं है। मैं आज का जो शो है आपका, जो बहुत सारी भ्रमों को हटाने के लिए, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई एक चीज है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है तो वो आपका ये मास्क है। आपको पब्लिक स्पेस में हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए। मास्क कैसे पहनना है और इसको कैसे उतारना है, इसके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप मास्क पहन के बार बार उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हैं। आपको मास्क उतारना है तो आपको कान के पीछे से ही उसको उतारना है। एक बार उतार दिया, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको उसे डिस्पोज करना है। आप उसे घर लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये सारा इन्फेक्शन आप अपने साथ अपने घर लेकर के जाएंगे। अगर आप नॉन हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपने मास्क पहना हुआ है, कपड़े का मास्क पहना हुआ है, तो डेली उसको धोइए। जैसे आप अपने अंग के बाकी कपड़े धोते हैं, ऐसे ये मास्क धुलने से जो भी उसमें इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप घर जाते हैं, सबसे पहले आप अपना हाथ धोइए, स्नान करिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर संजय राय के पास मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय राय, एक मैसेज पिछले 1 साल से चल रहा है कि अगर आप 1 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। क्या यह सच है? देखिए, यूजुअली कोविड में इन्फेक्शन होता है जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्राइमरीली माना जाता है, तो चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, फेफड़े का। अगर फेफड़े का इन्फेक्शन होता है तो सांस रोकने में दिक्कत होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब में सांस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में होती है। देखिए, ज्यादातर लोगों में जो है ये माइल्ड डिजीज है, कुछ लोगों में सीवियर हो जाता है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कोरोना नहीं है अगर आपने सांस रोक लिया। हाँ, जब तक आप जितनी लंबे समय तक सांस रोक पाते हैं, उससे ये लगता है कि अगर है भी तो आपको सीवियर नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल, लेकिन ये कोई जांचने का क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, मतलब ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको रोक के आप ये कहें कि मुझे कोविड नहीं है या कोविड है। कोविड की जो है सिम्टम्स और साथ में जो है जांच से ही जो है, या तो आरटीपीसीआर है, जो भी जांच अवेलेबल है, 2-3 जांच हमारे पास अवेलेबल है, या तो आरटीपीसीआर है या रैपिड टेस्ट है या सीबीनेट करते हैं। इनसे अगर कंफर्म होता है तो उसको कंफर्म कोविड कहा जाएगा, या इनसे नहीं भी होता है, अगर सिम्टम्स हैं और डॉक्टर को ये लगता है कि कोविड है और फाइंडिंग से, तो वह कोविड हो सकता है। लेकिन ये कह के कि सिर्फ सांस रोक के हम बता दें कोविड है या नहीं। एक सवाल मैंने डॉक्टर उमेश वर्मा से भी किया, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगा। अस्पताल में एडमिट होना है या नहीं होना है, क्या ये मरीज तय कर सकता है या फिर ये पूरे तरीके से डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए?
ये पूरी तरीके से डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, हर आदमी, चूंकि कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, जबकि ज्यादातर लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं है। अभी तक जो भी एविडेंसेस हैं, ग्लोबल एविडेंस, 14 करोड़ से ज्यादा केसेस पूरी दुनिया में हो चुके हैं कि ज्यादातर लोगों में डिजीज अभी भी माइल्ड है। उन लोगों को अभी एडमिशन की जरूरत नहीं है। अगर सभी माइल्ड वाले लोग एडमिट होने लगेंगे तो रियली जिनको जरूरत पड़ेगी उनकी क्राइसिस, अभी क्राइसिस हो गई है। दो चीज, एक तो उनको जरूरत नहीं है, इसलिए डॉक्टर को डिसाइड करने दे, और होम आइसोलेशन अभी तक जो भी पाया गया है वो बेस्ट है। होम आइसोलेशन में मृत्यु दर भी कम है, सब कुछ कम है। तो क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल में आने का इलाज तो होता है, लेकिन साथ में खतरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, पूरी दुनिया में होता है। ठीक, दो बड़ी बातें आपने यहाँ पर कही हैं कि एक तो सांस रोक कर आप रख सकते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जांचने का, और दूसरा अस्पताल में एडमिट होना है या नहीं होना है ये आप खुद ना तय करें, ये डॉक्टर को तय करने दें। डॉक्टर महेश व्यास का मैं रुख करता हूं। महेश व्यास जी, क्या पिछले 1-1.5 साल में जब से कोरोना आया है तब से अब तक आयुर्वेद में कोई ऐसी रिसर्च हुई है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि आयुर्वेद में कोरोना का 100% इलाज संभव है? कोरोना के लिए जिस कॉलेज करोल बाग में, इन तीनों में ही आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। और कोरोना पेशेंट से बिल्कुल आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट आते हैं और ट्रीटमेंट के बाद में निगेटिव होके जाते हैं। तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी कोरोना के लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के जो प्रोटोकॉल है, आयुर्वेद मुख्य रूप से पहले तो ये कहता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए तो आपको कोरोना पॉजिटिव होने की कंडीशन ही नहीं होगी। आप अपने आप को बड़े अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप इम्यूनिटी के जो दवाइयां बता रखी है उनका अगर सेवन करते हैं। मैं महेश व्यास जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग ले सकते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में ही चिकित्सा लेना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रोटोकॉल भी बताया था और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसमें खास तौर से एक तो गिलोय, जो संशमनी वटी के रूप में या गिलोय को चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। अगस्त हरित की रसायन, ये जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में गले में ही व्यक्ति को कुछ न कुछ जो है थ्रोट इन्फेक्शन फील होता है, तो उस कंडीशन में अगस्त हरित की रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही गोल्डन मिल्क में थोड़ी हल्दी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम लें। साथ में दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, इनके पत्तों को या तो मुनक्का या गुड़ मिला करके काढ़े के रूप में सुबह और शाम ले सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज में काम करते हैं, एक तो कोरोना से बचने के रूप में, और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको भी इन औषधियों के द्वारा लाभ मिला है। ठीक, निधि सहनी में आपका रुख करूंगा। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर वाले उनका ख्याल रख रहे हैं, उनके मन में सवाल है कि अब जो पेशेंट है उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कितना पानी पीना है, कितना सोना है, कितना क्या खाना है, कैसी डाइट रहनी है? देखिए, हाँ जी, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसमें। तो अगर हम दिन स्टार्ट करने की बात करें तो कोई भी, जैसे हमने डिस्कस किया, आयुर्वेदिक काढ़े से शुरू कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कोई भी लाइट थिंग लाइक पोहा, उपमा, दलिया या फिर स्टफ पराठा देसी घी लगा के, देसी घी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी गट हेल्थ के लिए। देखा गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको कई नोजिया या वॉमिटिंग या डायरा वाली प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो घी आपको बहुत हेल्प करेगा। मिड मील में आप फिर से कोई ड्रिंक ले सकते हैं जिसमें अदरक, तुलसी वगैरह डाल के, जो आपको अगेन इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगी। लंच में कोशिश करें वो खाना ले जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, लाइक दाल, चावल, रोटी, सब्जी काइंड ऑफ अ थिंग। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल को जरूर इंक्लूड करें क्योंकि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो हमारे वायरस को स्प्रेड होने से बचाता है। साथ ही शाम को अगर हम चाय लेना चाहते हैं तो अदरक तुलसी की चाय ले सकते हैं, कोई भी इजी एंड लाइट स्नैक्स के साथ, जैसे हमारे पंपकिन सीड्स हो गए, नट्स लाइक आमंड, वॉलनट हो गए, या फिर चिया सीड्स या फ्लेक्स सीड्स हो गए। सीड्स में और नट्स के अंदर विटामिन ई के साथ साथ इम्यूनिटी को मेंटेन करने की भी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही वे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं।
और रात को डिनर कोशिश करिए लाइट से लाइट रखें ताकि आपको ब्लोटिंग ना हो। तो इसमें आप एक पतली दाल का सूप ले सकते हैं, सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पतली खिचड़ी ले सकते हैं, और सोने से पहले जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हल्दी वाला दूध पिए ताकि आपको अच्छी नींद आए और आपका रिपेयर सिस्टम जो है प्रॉपर्ली वर्क करे। तो ये चीजें ध्यान रखें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड कंज्यूम करें, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो फ्लूइड एक ऐसा काम करती है जो इसको फ्लश आउट करने में हेल्प करती है। तो कोशिश करिए कोकोनट वाटर, सूप, छाछ और पानी ज्यादा से ज्यादा ले, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। तो आप इसको इन्फ्यूज करके भी आपका डाइट कैसा होना चाहिए ये आपने सुबह से लेकर रात तक पूरा बता दिया। मैं सुनील सिंह का रुख करना चाहूंगा। योग और प्राणायाम को लेकर एक और सवाल है, वो ये कि कोरोना के जो मरीज हैं उनका ऑक्सीजन लेवल बड़ा जल्दी डिप कर जाता है, तो क्या इस बात में सच्चाई है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल जल्दी डिप नहीं होगा? क्या यह सच है? जी बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्राणायाम में अनुपात होता है। हम 4 अनुपात में सांस लेते हैं, 4 में रोकते हैं, फिर 4 में निकालते हैं और 4 में बाहर रोक लेते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली अपने लंग्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। और मेरा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना जरूर चाहूँगा, मैं सारी दुनिया में कोरोना हो रखा है, प्रिवेंशन के प्रति अगर आप कोई हैशटैग चलाते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि भारत में आयुर्वेद और योग को कंबाइन करके यदि एक प्रिवेंशन की एक सीरीज चले और लोगों पे जनचेतना जगाई जाए कि आयुर्वेद और योग आपको प्रिवेंशन कर सकता है, बचा सकता है। बिकॉज मेरा मानना है कि एलोपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको बचा सकती है। अभी हमारे को ये नहीं करना कि लोग कितने कोरोना पेशेंट्स हुए एक दिन में 40,000 50,000, हमें ये देखना है कि सारे भारतवर्ष को हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक से उनकी मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ। जिन लोगों को बात बात में स्ट्रेस रहती है, हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं ये मैकेनिकल करते हैं। सिंपल एक टेक्निक आपको बताता हूं। 4 काउंट तक आप ब्रीद इन करिए और 8 तक एक्सहेलेशन करिए, प्रोलॉन्ग एक्सहेलेशन करिए। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, हमारी बॉडी में जो स्टेल कार्बन डाइऑक्साइड और जो स्टेल भावनाएं हैं वो प्रोलॉन्ग जब एक्सहेलेशन करेंगे तो बाहर निकलेंगी। और उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम का जो हमारा और फिजिकल लेवल में क्या होगा, जो हमारे लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, हमारे डायफ्राम के लिए बहुत अच्छा होगा, इंटरकॉस्टल मसल के लिए बहुत अच्छा होगा। और मानसिक रूप से ये होगा, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो लेट गो का विचार होता है। यदि इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक को आप रोज करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम है योग में, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम है जो फोर्सली आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, अपने हाथों को उठा लेते हैं ऊपर की ओर। हाथों को जब आप उठाते हैं तो आपका एक्सपेंशन होता है आपके लंग्स का योग में, तो एक्सपेंशन होगा। अभी मोरलेस ये देखा गया है कि लंग्स पे इफेक्ट होता है, जिसके कारण लोग कोलैप्स कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जापान में अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हीट वो थेरेपी होती है उन लोगों के पास, वो लोग स्टीम लेते हैं। स्टीम बड़ी मदद करती है इस बीमारी में। और एवरी ऑल्टरनेट डेज अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो कितने भी पॉल्यूशन है, कोरोना है या नहीं है, आप डे टू डे बेसिस में अपने लंग्स को प्यूरिफाई करेंगे, अपने नेजल पैसेज को प्यूरिफाई करेंगे, और जो भी म्यूकस है वो हमारे पेट में आ जाएगा। पेट का जो पीएच लेवल होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है और वह एसिडिक होता है, उसके कारण जो भी चीजें होंगी वहां बर्न कर जाएंगी। ठीक है, यानी कि आप जोर दे रहे हैं प्रिवेंशन पर, ऐसा किया जाए ताकि कोरोना हो ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। मैं जल्दी से डॉक्टर उमेश वर्मा का रुख करना चाहूंगा। जब हम सीटी वैल्यू की बात कर रहे थे तब आपने सीटी स्कैन का भी जिक्र किया था। एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या हर किसी को सीटी स्कैन कराना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, हर किसी को सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटी स्कैन जैसी जांचें बिना डॉक्टरों की सलाह के नहीं करनी चाहिए हैं। अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य की और अधिक जानकारी लेने के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जैसे एक चेस्ट एक्सरे हो या इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स हो या फेरेटिन सीआरपी हो या सीटी स्कैन की आवश्यकता हो, तो उसको करा जा सकता है। सीटी स्कैन खाली एक स्कोरिंग हमें देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिक पेशेंट्स हैं उनमें से किन पेशेंट्स को हम चूज करें हायर एंड मेडिकेशन यूज करने के लिए, और किन लोगों को हम उस मेडिसिन को रिजर्व में इस्तेमाल कर सके। इस समय
पूरे देश में जितनी त्रासदी है कि ना तो दवाइयां मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी चल रही है, बिस्तरों की कमी चल रही है, तो जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है हम उन्हें, पहली बात, उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करें, उन्हें हम घर पे ही ट्रीट करने की कोशिश करें। जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उन्हें ऑक्सीजन न दी जाए। जिसको किसी एक दवाई की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज को जस्टिफाई करके हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये स्कैरिसिटी हो गई है, हर चीज एकदम बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए हमें उसको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए किसको हायर एंड मेडिकेशन की जरूरत है, तब हमें डॉक्टर की सलाह पे सीटी स्कैन करवाना चाहिए। ठीक है, हर किसी को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजय राय, आप वैक्सीन रिसर्च से भी जुड़े रहे हैं और इसी वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक सवाल लोगों के मन में है कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की समस्या है, हार्ट का पेशेंट है कोई, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या वैक्सीन से उन्हें कोई खतरा हो सकता है? देखिए, पूरी दुनिया में जो डेटा है कि कोमार्बिड कंडीशन है, एल्डरली जो 60 साल से ऊपर लोग, उनमें सीवियरिटी होने का खतरा ज्यादा है और सीवियरिटी होने के बाद डेथ रेट भी ज्यादा है। ऐसे लोगों को जरूर लगवाना चाहिए सबसे पहले जो है। इसीलिए जो भारत सरकार ने अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, इसीलिए वह देखते हुए जो साइंटिफिक एविडेंस थे उसी बेसिस पे बनाया गया कि उन लोगों को दिया जाए, फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर जिनको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, बार बार लोगों से डील करते हैं, या उन लोगों को दिया जाए फर्स्ट जिनको जो है सीवियरिटी होने का खतरा है और मृत्यु होने का खतरा ज्यादा है। इसीलिए जो भी इन्हीं को हम कोमार्बिड कंडीशन कहते हैं, जिनको शुगर है, डायबिटीज है और कोमार्बिड कंडीशन है, उनको जो है जरूर लेना चाहिए। ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। कोई ऐसी बीमारी है जिसके मरीज से आप कहेंगे कि आप अभी वैक्सीन मत लगवाइए, थोड़े दिन रुक जाइए? देखिए, जैसे किसी को एलर्जी में भी, नॉर्मल एलर्जी की हम बात नहीं करते, एनाफाइलेक्सिस किसी को अगर कभी हुआ है तो वह डॉक्टर को बता दे वहां पे जहां पे वैक्सीन दिया जा रहा है, या फर्स्ट डोज देने पे किसी को प्रॉब्लम हुई है, रिएक्शन हुआ है, उनको छोड़ के इस समय कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ब्लड थिनर जैसे शुरू में आया था, ब्लड थिनर कोई कंट्राइंडिकेशन है। एस्प्रिन ये देखिए तो ज्यादातर लोगों को 50 साल के बाद दिया जाता है, वह कंट्राइंडिकेशन नहीं है, उनको दिया जा रहा है। हाँ, कुछ ब्लड थिनर हैं जो किसी स्पेसिफिक कारण से चल रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बता दे, वहां सलाह दे दी जाएगी, लेकिन ये सब कंट्राइंडिकेशन नहीं है। जी हाँ। एक और सवाल वैक्सीन को लेकर ये, कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास दोनों उपलब्ध हैं। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन बेहतर है, क्या मैं चुन सकता हूं जाकर या नहीं? देखिए, पहली बात तो इस समय कुछ जगहों पे कोविशील्ड लग रहा है, कुछ जगहों पे कोवैक्सीन लग रहा है। दोनों अप्रूव्ड हैं, दोनों ही जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, उनकी सेफ्टी को देखते हुए, एफिकेसी को देखते हुए। इसलिए ये कहना कि ये बढ़िया, ये नहीं, जो भी आपको जहां भी लग रहा है उसको लें। आप चुन नहीं सकते कि कहां पे, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या जहां जा रहे हैं, अगर वहां कोवैक्सीन लग रहा है तो कोवैक्सीन लगेगा, अगर वहां कोविशील्ड लग रहा है तो कोविशील्ड लगेगा। रही बात कि कहां ये बेटर कौन है, इफिकेसी दोनों की ऑलमोस्ट अच्छी है, सेफ्टी सब कुछ देखने के बाद भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है। आप ये चूज नहीं कर सकते, अभी के देश चूज नहीं कर सकते, और ऐसे तो अभी, और दूसरी डोज भी आप वहीं पे जाके लें जहां पे आपने फर्स्ट डोज लिया हुआ है, क्योंकि अभी क्रॉस ये नहीं होता कि फर्स्ट डोज हमने कोवैक्सीन ले लिया, अगला कोविशील्ड ले लूंगा या अदरवाइज ले लें, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसी जगह पे जाएं जहां पे फर्स्ट डोज लगा हुआ है। तो आपको अगर कोविशील्ड लिया है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड होना चाहिए, अगर आपने कोवैक्सीन लिया हुआ है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था जो अभी मैंने आपसे पूछा, आप तो इसका आपने जवाब दिया। डॉक्टर महेश व्यास का मैं रुख करता हूं। महेश व्यास जी, स्टीम लेने को लेकर पिछले 1 साल से लोगों के मन में सवाल है कि अगर आप स्टीम लेते हैं तो वायरस का असर आप पर नहीं होगा, आप संक्रमित नहीं होंगे, संक्रमित हो गए हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्टीम को लेकर जो दावे किए जाते हैं, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा है कि इसमें से किसी भी चीज में कि ऐसा करने से संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। बस सावधानियां बरतते रहे व्यक्ति, चाहे उनको वो स्टीम लेते रहें या नस लेते रहें या हरिद्राखंड लेते रहें, कुछ भी लेते रहें, तो भी इन्फेक्शन के चांस हर व्यक्ति को रहते हैं। इसलिए सावधानी बरतना सबसे मेन बात है। और उसके अलावा अपने घर में जो चीजें उपलब्ध है, आयुर्वेदिक बहुत अच्छे से कहता है कि इन्फेक्शन से बचना है तो अणु तेल का नस लीजिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं उस समय दोनों नासारंध्र में अगर एक एक ड्रॉप ऑयल जो है अणु तेल का, तिल तेल का या कोकोनट ऑयल का, ये लगा के जाते हैं तो भी हम बहुत कुछ उससे बच सकते हैं। उसके साथ में स्टीम लेने से कहीं ना कहीं
हमारा जो इन्फेक्शन है, चाहे वो गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है या नजल इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन में कहीं से कहीं तक कमी आती है। चाहे वो केवल गर्म पानी के भाप से लिया जाए या उसमें थोड़ी सी अजवाइन मिलाया जाए, थोड़ा सा कपूर मिलाया जाए, तो इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ हेल्पफुल है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा घर पर बैठ करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन ये बात कहना कि इनके आधार पर हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हर व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें संभल कर। सर, आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और आयुर्वेद को लेकर पिछले 1-1.5 साल में ऐसा लोगों का मन बन गया है कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि उन्हें बता दीजिए, वो चाहते हैं कि वो मार्केट जाएं, वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो खरीद कर ले आएं और बिना किसी से पूछे खुद ही उस औषधि को लेने लग जाएं। देखिए, ऐसा है, कभी भी जब तक आवश्यकता नहीं तब तक डायरेक्ट औषधि लेने की नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी अवस्था में जरूरत है तो डॉक्टर का कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर जो भी एडवाइस करे उनको लेना चाहिए। लेकिन घर पे रहते हुए भी, जैसे संशमनी वटी है जो मात्र गिलोय से बनी हुई रहती है, तो गिलोय का चूर्ण, गिलोय का अगर स्वरस है, गिलोय का क्वाथ है या गिलोय की वटी है, इसको घर में रह करके व्यक्ति ले सकता है बिना सलाह के भी। अन्यथा बाकी कोई भी औषधियां लेना हो, चाहे वो हरिद्राखंड हो, चाहे अगस्त हरित की रसायन हो या ब्रह्म रसायन हो, जो भी चीजें हैं, यष्टि मधु है, पिप्पली है, इन सबका इफेक्ट कोरोना की कंडीशन में बहुत अच्छा है। लेकिन इनका चयन, इनकी क्वांटिटी, ये सब चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए, तो ज्यादा उचित रहेगा, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। सुनील सिंह, मेरा आपसे सवाल है कि कई लोगों के मन में ये आता है कि अगर हम संक्रमित हो गए हैं तो अब हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो गया है, तो ऐसे में अब हमें योग और प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्या ये बात ठीक है? नहीं, देखिए, संक्रमित हो गए हैं तो योग और प्राणायाम तो हम कर सकते हैं, क्योंकि योग तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। प्राणायाम हम कर सकते हैं और प्राणायाम में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप सामान्य रूप से बैठ के नहीं कर सकते तो दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं प्राणायाम। अगर दीवार का सहारा लेके भी नहीं आप बैठ सकते हैं तो आप चाहें तो लेटे लेटे भी प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि हम सांस प्रश्वास, जब तक हमारा जीवन है सांस और प्रश्वास तो लेते ही हैं, वो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल ध्यान है जिसमें हम ओम मंत्र को चाहे बैठ के लेट कर इसका उच्चारण कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, एंडोफ्रिन हमारे उसमें सिक्रेशन करता है। हम प्रकृति के नज़दीक जा सकते हैं। अगर आपको कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो भी अगर आप चाहते हैं, आपके पास गार्डन है या आपके पास आसपास गमले हैं, उसमें बिल्कुल आप प्रकृति के नज़दीक जा सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमित हो चुके हैं तो अब आपकी जीवन लीला बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि रादर देन टॉकिंग अबाउट इसका फियर साइकोसिस की, बस इससे ये हो जाने वाला है, हमको प्रिवेंशन पे भी बहुत सारी बातें करनी चाहिए। क्योंकि प्रिवेंशन, इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होंगे तो एक जनचेतना जगेगी, लोग अवेयर होंगे कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सारे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये चीज़ें आपको हो गई तो ये चीज़ें आपको ये लेनी पड़ेगी, बट हमें ये भी तो बताना होगा कि जो लोग नहीं बीमार हैं, इतना बड़ा देश है जिसमें 130 करोड़ लोग हैं, तो प्रिवेंशन के लिए भी हमें जनचेतना जगानी चाहिए। टीवी के माध्यम से, मोहल्लों के लोगों की जगह जगह मोहल्लों में लोगों से मिलकर इस तरह की चीज़ें हमें बतानी चाहिए। और आयुर्वेद और योग का कॉम्बिनेशन जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, कि सभी से एक बार जो सवाल है, लोगों के मन में जो भ्रम है उनको जल्दी से हम दूर कर लें। मैं फिर एक बार डॉक्टर उमेश वर्मा का रुख करना चाहूंगा। सवाल बच्चों को लेकर है कि अगर बच्चे संक्रमित हो गए हैं तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें घर पर ही पैरासिटामोल देकर ठीक कर लिया जाए, कोई और दवाई देकर ठीक कर लिया जाए। इस तरह की जो लोगों के जहन में बात बन गई है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं सर। पेशेंट हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी फाइटिंग पावर, रिकवरी पावर ज्यादा अच्छी होती है, मगर जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो बच्चों के लिए भी वही है। अगर बच्चों को उनकी पसलियां चलने लगे, उनको सांस ज्यादा जल्दी आने लगे, बच्चा ड्राउजी होने लगे, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो वो अपनी तरफ से शिकायत तो बता नहीं पाएगा। अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया, अगर वो ज्यादा रो नहीं रहा, वो शांत हो गया है, तो ये एक लक्षण है कि वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। आपके घर के पास जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, सरकारी या प्राइवेट, आप वहां ले जाकर के बच्चे को दिखाइए और उनकी देखरेख में ही ये डिसीजन लीजिए कि क्या बच्चे को घर पे रहने की आवश्यकता है या नहीं। छोटे बच्चों को रिकवरी जल्दी होने की संभावना है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, दे आर गोइंग टू रिकवर फास्टर, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मगर जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, स्पेशली क्योंकि वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकते। इसलिए हमें किसी बाल रोग विशेषज्ञ के अंदर रह करके ही अपना इलाज कराना चाहिए।
डॉक्टर संजय राय, वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि वैक्सीन क्या वाकई कारगर है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि जिन्हें दोनों डोज लग गई वो भी तो संक्रमित हो रहे हैं, क्या वैक्सीन वाकई काम कर रही? देखिए, वैक्सीन की जो इफिकेसी है, पूरी दुनिया में इस समय 13 वैक्सीन लग रही हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है। जो हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन इस समय लग रही, तीसरी भी आने वाली है। जिसकी भी इफिकेसी कैलकुलेट की जाती है वह इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं की जाती है, वह जो है सिम्टम्स के अगेंस्ट की जाती है कि उनको सिम्टम्स नहीं होंगे और डिजीज सीवियर नहीं होगा। जो भी इफिकेसी, अगर किसी वैक्सीन की 95% है तो 95% इफिकेसी का मतलब ये कि 95% लोगों में सिम्टोमेटिक नहीं हुआ। ठीक है, इफिकेसी अगर प्लेसबो से जो जिनको वैक्सीन नहीं दी गई उनसे कंपेयर किया गया, 81% है तो 81% का वो मीनिंग हुआ। ये नहीं हुआ क्योंकि इन्फेक्शन की हम जांच ही नहीं करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल जब भी करते हैं तो अब जो फॉलोअप करते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं, वह जो है हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको सर्दी जुकाम टाइप हुआ है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हुआ है, बुखार हुआ है, और जिनको होता है उनको बुलाते हैं। और जब एक नंबर आ जाता है तब हम उसको अनब्लाइंड करते हैं, कंप्लीटली ब्लाइंड। बिल्कुल, एक साइंटिफिक मेथड है, उसी के आधार पर कहा जाता है कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, कितनी वो प्रभावी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है, जो शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भयभीत मत होइए, जागरूक बनिए ताकि आपके पास सही जानकारी हो कोरोना को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर। भारत की जो धर्मालु जनता है, जो धर्म को मानती है, वही सबसे बड़ा इसका संरक्षक होगी। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का मूल हिंदू धर्म से ही निकलता है।